पत्नी का काम पति के घर से जाने के बाद काम पे जब पति चला जाए तो पत्नी का काम घर को संभालना और उसके बाद पुराणों का अध्ययन करना है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम दिलीप है और ये कुंडली आई है माउंट आबू राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, उसके बाद अपना नीचे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और नीचे आपका प्रश्न, जिस प्रश्न ने आपको परेशान करके रखा है। और कमेंट बॉक्स में ये लिख देने के साथ साथ पसंद का बटन जरूर दबा दीजिए। पितृपक्ष पे मैंने जो कार्यक्रम बनाया है वो आप लोगों ने नहीं देखा है। धन भाव से संबंधित मैंने विशेष कार्यक्रम बनाए हैं, वो धन भाव से संबंधित कार्यक्रम नाम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अच्छी दो बातें कही हैं। सबसे पहले ब्रह्मचारी वटु को उपनयन संस्कार के बाद उसे अपने गुरुकुल में या शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर से दूर जाना होता है। ये नियम है कि उसको उसके यज्ञोपवीत के बाद उसको अपने जन्म स्थान से, माता पिता से दूर रख दिया जाए जहां वो विद्याध्ययन करे। तो जो सुख और जो पुण्य किसी ब्रह्मचारी को किसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर जाने का, दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का और साथ ही साथ अपने गुरुकुल में रह करके यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अध्ययन करने का जो प्रतिफल व्यक्ति को मिलता है, उस ब्रह्मचारी को, वो स्त्रियों को, महिलाओं को, जातिकाओं को, बालिकाओं को विवाह में मंत्रों उच्चारण के साथ विवाह संस्कार से और उसके पति की सेवा से ही मिल जाता है। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अलग बात है कि हम अब चूंकि आगे बढ़ रहे हैं और प्रत्येक पल हमारा विकास बड़ी ही मजबूती से और बड़ी गंभीरता से, तीव्र गति से हो रहा है, तो हमने दोनों को एक साथ एक ही तराजू पे तौल दिया और दोनों को एक साथ पढ़ने के लिए दूर भेजा। पर बात यह आती है कि शास्त्र किस बात की मर्यादा से आपको बांध करके रखना चाहता है। निश्चित रूप से हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को, बालिकाओं को उनके पुराणों से उन्हें शिक्षित किया जाए। महिलाओं को पुराण पढ़ने की आज़ादी है, महाकाव्य पढ़ने की आज़ादी है। मैंने एक बात कही थी, बड़ा थोड़ा अजीब है, अजीब तो नहीं है, बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल अद्भुत है कि पत्नी का काम पति के घर से जाने के बाद काम पे जब पति चला जाए तो पत्नी का काम घर को संभालना और उसके बाद पुराणों का अध्ययन करना है। धार्मिक और मांगलिक जो पुस्तक होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उसका पढ़ना होता है। और जब पति और आपके बच्चे आपके घर वापस आते हैं शाम को, तो जो आपने दिन भर पढ़ा है वो भोजन के समय या किसी भी तरीके से वार्तालाप में, एकांतिक वार्तालाप में भी उस पढ़े हुए चीज का मार्गदर्शन करते हुए पति और अपने बच्चों को सिखाएं और समझाएं। ये बात यहाँ है। पर बात यहाँ है कि अब दोनों ही काम पे एक साथ निकलते हैं, बल्कि कई बार तो माता जी पहले निकल जाती हैं, पिता बाद में निकलते हैं। तो अब इस वजह से होता क्या है कि ग्रंथों को आपने छोड़ दिया। आपके जो सदग्रंथ थे आपने अब उन्हें छोड़ दिया। अब आपको जब कभी भी कुछ भी सीखना होता है तो आप या तो गूगल करते हैं या तो यूट्यूब पे जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपके सदग्रंथ आपसे दूर होते चले गए और चूंकि आपके सदग्रंथ आपसे दूर होते चले गए, इसी वजह से कोई आपके सदग्रंथ को जलाने की बात करता है और इसी वजह से कोई आपके सदग्रंथों को फाड़ करके फेंक देता है या फिर उस पर चना चबेना खा जाता है। क्योंकि आप जब उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे, तो यही होगा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पास मैंने किसी को बताया था कि एक रत्न उनको बताया था कि आप ये रत्न पहन लीजिए, अपने बच्चे को पहना दीजिए। उनके पिता मुझसे मिलने आए थे यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ, बड़े अच्छे बिल्डर थे। तो मैंने उनको कहा कि आप ये लाजवर्थ है, ये इनको पहना दीजिए। केतु शनि की दशा में जो भी था, मैंने उनको कहा कि आप ये पहना दीजिए। जब वो अपने बच्चे को ले जा करके रत्न बना करके दे दिए, तो उनका बेटा कहता है कि ये रत्न तो मंगलवार और बुधवार को पहना जाता है, गूगल पे ऐसा बता रहा है।
तो उन्होंने कहा कि पंडित जी तो मुझे शनिवार को बोले थे और रविवार को बोले थे पहनने के लिए, तुम तो गूगल करके बुधवार और मंगलवार बोल रहे हो, लो तुम ही बात करके पूछ लो। उन्होंने कहा पंडित जी मैंने गूगल पे सर्च किया है तो ये रत्न लाजवर्त को बुधवार और मंगलवार को कह रहा है पहनने के लिए। मैंने कहा अरे बेवकूफ, हर बात गूगल नहीं बता सकता, और कोई आवश्यक नहीं है कि जो आपको गूगल बता रहा है वो बिल्कुल ही शास्त्रोक्त और शास्त्र से युक्त हो और शास्त्र से प्रमाणित हो। वहां पे जानकारी किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है तो वो कुछ भी बता सकता है और लिख सकता है, पर शास्त्र और ग्रंथ में कभी अनुचित और अव्यवहारिक नहीं लिखा जाता है। इसी तरह से अपने ज्ञान की अभिवृद्धि ग्रंथों के पास जाने से हो सकती है, गूगल पे जाने से नहीं, यूट्यूब पे जाने से नहीं। ये माध्यम हो सकता है अलग तरीके से, पर कहने का अर्थ है कि महिलाओं का, घर की महिलाएं हैं, जो माता बहनें हैं, उनका सर्वोत्कृष्ट कर्म अपने पति की सेवा और ग्रंथों का अध्ययन है, पुराणों का अध्ययन है, महाकाव्यों का अध्ययन है। अब बेवजह इधर उधर बैठ करके जो बातें करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सदग्रंथों का अध्ययन करें और वक्त पे अपने उस बुद्धि का समुचित इस्तेमाल करें। ये बात मेरी माताजी को संपूर्ण रामचरितमानस, मेरी माताजी की बात कर रहा हूं, मेरे माताजी को संपूर्ण रामचरितमानस मुख पे याद है, ऐसा टिप ऑन टिप याद है। जैसे कोई a+b का होल स्क्वायर पता नहीं आप लोग पढ़ते होंगे, वैसे ऑन टिप याद है। और वो भी कैसे, पढ़ने से तो याद था ही, जब वो छोटी थी तो आकाशवाणी से रामचरितमानस का वो आता है, अभी भी आता है, रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, उससे उन्होंने सुन सुन करके पूरा याद कर लिया था। सोचिए, तो ये बात है। इस वजह से हमारी माताओं को इस बात की आवश्यकता है। बहुत थोड़ा लंबा बोल दिया, पर कोई बात नहीं, अब आपको इनके विषय पे लेके आता हूँ। आइए अब आपको मैं विषय पे लेके आता हूँ। ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो गया था, पर कोई बात नहीं, क्षमा कर दीजिएगा। विषय पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली में सबसे पहले इनका पंचांग, इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से ऐसा नहीं है कि सूर्य यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे। दक्षिणायन में भी आपको कई ऐसे उच्चस्थ अधिकारी मिल जाएंगे जिनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। कई ऐसे सिद्धहस्त वैज्ञानिक मिल जाएंगे, ऐसे राजनीतिज्ञ मिल जाएंगे जिनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है और वो सफल हुए हैं। पर इनका जन्म दक्षिणायन में श्रावण माह में हुआ है, शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि दिन सोमवार। सोमवार के होने से चंद्रमा बलवान हो जाएंगे, और चंद्रमा के कारण, चूंकि चंद्रमा वार के अधिपति हैं और इनका जन्म भी सोमवार को हुआ है, इस वजह से इस कुंडली के लिए चंद्रमा भले ही विलक्षण प्रकृति वाले ग्रह होंगे। इनकी कुंडली में इनका जन्म शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को हुआ है, और ये जातक को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ, धार्मिक बनाने के साथ साथ, इमोशनल बनाने के साथ साथ और प्रैक्टिकल मानसिकता के साथ व्यक्ति के आंतरिक सूझबूझ को बहुत ही परिष्कृत बनाने वाला हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बस बिल्कुल कथा की तरह अगर बात बता दूं तो दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से पापक ग्रहों का प्रभाव अब बढ़ जाएगा। मतलब शनि मंगल राहु केतु, सूर्य भी बलवान हो जाएंगे, चंद्रमा भी बलवान हो जाएंगे, क्योंकि दक्षिणायन में चंद्रमा को भी अतिरिक्त बल मिल जाता है। इसका अर्थ है कि इनकी कुंडली में चंद्रमा सबसे पहले तो शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के हुए तो बलवान हो गए और शुभग्रह बने, दूसरे वो दक्षिणायन में है इस वजह से बलवान हो गए, और तीसरा जातक का जन्म सोमवार को हुआ है, इस वजह से चंद्रमा अपने वार को यानी कि सोमवार को बलवान परिणाम करेगा। अब दूसरे नंबर पे बात आती है कि इनका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी का जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है तो अपने विचारों से आप बड़े ही ज्यादा विलक्षण हैं। मतलब व्यक्ति का विचार बड़ी ही प्रबुद्ध होता है और उत्पादक क्षमता से युक्त होता है। वर्षा ऋतु के जन्मे जातक में बहुत सारे विचार बनते हैं, जहां वो एक साथ बहुत सारे विचारों से प्रभावित होता हुआ अपने जीवन को भी प्रभावित करता है। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल बनते हैं और विचारों की उत्पादक क्षमता बड़ी ही ज्यादा होने के कारण उसके दिमाग में कंफ्यूजन भी उतना ही बढ़ता रहता है। ये तीसरी बात है। सोमवार को जन्मे होने से व्यक्ति शांत बुद्धि का होगा और झगड़ालू नहीं होगा। लोगों की सेवा करना चाहता है पर आत्म केंद्रित है, अपने लक्ष्य पे ध्यान ज्यादा है, कंपिटिटिव माहौल में काम करता है, न कोई इसका प्रतियोगी है, फिर भी ये सबसे प्रतियोगिता करता है। इनकी कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो 2 डिग्री के बैठे हैं वृश्चिक राशि के, और चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में और गुरु जन्म कुंडली में विशाखा नक्षत्र के अधिपति होकर के चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा से 10वें स्थान आगे शुक्र का बैठना, सुंदर पत्नी। चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि, व्यक्ति में सांसारिकता और व्यवहारिकता, पर शनि का भी प्रभाव होगा। इस वजह से जन्म कुंडली में धन की समस्या बनेगी, क्योंकि धनेश होकर के नीच के बैठे हैं
और इस कुंडली में अष्टमेश विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शनि चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य और अष्टम के अधिपति होकर के गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, गुरु से युक्त हो रहे हैं। और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति चंद्रमा जो ऋण योग लगा रहे हैं, उस पे शनि की दृष्टि व्यक्ति को गंभीर काम करके धन का आगमन व्यक्ति के जीवन में होता है। उसके पहले कि आपको मैं कुछ और बताऊं, सबसे पहले बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न मतलब मैथुन करना, मैथुन प्रिय। पर मैथुन प्रिय का अर्थ ये नहीं है कि वो मतलब जो है वो हमेशा उसके दिमाग में विपरीत के प्रति आकर्षित होने का भाव चलेगा, ऐसा नहीं है। मिथुन का अर्थ होता है मैथुन करना, और एक ऐसी राशि जो शीर्षोदयी राशि है, ये विकास को लेकर के बहुत ज्यादा अग्रसर होती है। ये वायु तत्व की राशि है, इस वजह से जल्दी ही विकासशील और गतिमान राशि है। ये अपने बल पे सब कुछ कमाना चाहती है, किसी को इससे कुछ प्राप्त हो इसको अच्छा नहीं लगता। ये किसी को भी कर्जदार बनाने के लिए आगे है, न तो लेने में आगे है न तो देने में आगे है। ये लेने में आगे हो सकता है, देने में थोड़ा कम। वैसे ये कभी भी किसी को गलत और गंदी सलाह नहीं देते, पर इनके दिमाग में सदैव ही कंपटीशन बना रहता है। जीवन में बहुत सारी मेहनत करने का दंभ इनमें होता है, और ये थोड़े घमंडी मनोवृत्ति के भी हो जाते हैं। मिथुन लग्न के लोगों में उच्च महत्वाकांक्षा होती है, छोटे से कार्य से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और बहुत ही ऊंचाई पे जाकर के अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। इनके पास धार्मिकता होती है, भगवान नारायण के प्रति भक्ति होती है, शिव के उपासक होते हैं, और चूंकि इसके अधिपति बुध होते हैं, इस वजह से इनमें कला कौशल, चीजों को अपना बनाना, लोगों को अपनी वाणी से प्रभावित करना, लोगों के ऊपर राज करना, अच्छे खासे धन का मालिक हो जाना, और भौतिकीय संसाधनों से अपने आप को युक्त करना। अपनी आवश्यकता की सबसे पहली वस्तु अपने भौतिकीय साधन से ये अपने आप को लबालब भरे रहते हैं। भवन, भूमि, घर, गाड़ी, बंगला, मोटर, मतलब बहुत सारी चीजें, इतना कि ये भर भर करके अपने संतान के लिए रख करके चले जाते हैं। पर फिर भी इनका मन सदैव ही अशांत रहता है, और ये उसी अपेक्षा में सदैव ही अपने आप को परेशान करते रहते हैं। थोड़ा सा नुकसान इनके बहुत बड़े उपलब्धि को भी कई बार इनके ही दृष्टि में कमजोरी दिखाता हुआ मालूम पड़ता है। बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेंगे, पर थोड़ी सी नुकसान की स्थिति इनको लगेगा कि मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। जल्दी ही किसी को अपना बना लेना, तीखी मुस्कान और दम्भी विचारधारा के मिथुन लग्न के जातक होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं और भी बातें बताऊं तो लग्न के अधिपति का द्वितीय भाव में बैठना पर शत्रुग्रही होना। लेकिन एक बात और भी है कि इस भाव का अधिपति कम से कम गुरु से और शनि से दृष्ट है, इस वजह से व्यक्ति में धार्मिकता और बौद्धिकता रहेगी। लेकिन चूंकि मिथुन लग्न और चंद्रमा विशाखा के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति भुजाओं का मालिक होगा, खूब मेहनत करने वाला है, पर भोगी प्रवृत्ति का भी होगा। और इनको अपने भाग्य का सुख तो मिलेगा क्योंकि शुक्र की दृष्टि हो रही है, पर भाग्य भाव पे पंचम भाव के अधिपति की भी दृष्टि जा रही है। इस वजह से इनको अपने बड़ों से हमेशा ही सीखने की आदत होती है। ये सदैव ही दूसरों से सीखते रहते हैं। और शुक्र का तीसरे भाव में बैठना कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता है। तीसरे भाव में पापक ग्रह का बैठना अच्छा होता है। क्रूर ग्रह की राशि तो बनी है, पर इस भाव के अधिपति होकर के सूर्य कर्क राशि में बैठे हैं, नीच के मंगल के साथ बैठे हैं, जिनका अधिपति भी जन्म कुंडली में परिवर्तन के कारण अपना नीच भंग करेगा, लेकिन बहुत ही सामान्य। और सूर्य और मंगल के साथ बुध के साथ राहु बैठे हैं, इस वजह से इस कुंडली के लिए बुध पापक ग्रह हो जाएंगे। बुध पापक ग्रह इसलिए होंगे क्योंकि इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में 2 से 3 पापक ग्रह के साथ उसकी युति हो रही है। द्वितीय भाव का कारक ग्रह जन्म कुंडली में अष्टमेश के साथ 12 में है। इस वजह से ये कुंडली कई बार बुध की दशा में, गुरु की दशा में, शनि की दशा में, चंद्रमा की दशा में, शुक्र की दशा में ऐसा एहसास व्यक्ति को कराएगी कि मुझे जितना पाना चाहिए उतना मैंने नहीं पाया, और जितना मुझे मिलना चाहिए था उतना मुझे नहीं मिला, या जितना मैंने मेहनत किया है मुझे सिर्फ उतना ही मिला है, मुझे भाग्य का सुख नहीं मिला है, या मैंने पराक्रम बहुत ज्यादा किया है पर मुझे मिल थोड़ा कम रहा है। क्योंकि इनकी कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह हुए हैं, पर शुभग्रहों की संख्या गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये 4 शुभग्रह होते हैं, जिनमें से चंद्रमा तो शुभग्रह हैं पर बुध व्यापार के कारक होते हैं, और जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के पापग्रह बन जा रहे हैं। राहु, मंगल, शनि, केतु का प्रभाव झेल रहे हैं क्योंकि शनि की दृष्टि है। बुध पापक हुए, राहु से युत हुए, मंगल और सूर्य से युत हुए। मंगल इस कुंडली के लिए पापी ग्रह बनते हैं, सूर्य इस कुंडली के लिए पराक्रमेश बनते हैं। तो लग्नेश का जो संबंध है वो पराक्रम करने के बाद धन के
उपलब्ध होने की स्थिति को दिखा रहा है। इस वजह से व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उतनी ही इनको परिणाम प्राप्त होने की स्थिति में देखा जा रहा है। इस कुंडली के लिए गुरु से शुक्र का केंद्र में होना व्यक्ति को अनुभवी और महत्वाकांक्षी बनाएगा। एकादशवें भाव के अधिपति का नीच का होना पर परिवर्तन योग बना लेने के कारण घुमा फिरा करके व्यक्ति धन कमाता है और ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला होता है। एजुकेशन में ध्यान थोड़ा कम रहे। पर एक बात और है, तुला राशि के अधिपति शुक्र नीचा विलासी हो रहे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति को रिकॉग्निशन देर से मिलती है, पराक्रम कमजोर होता है और मेहनत करने की स्थिति थोड़ी कम सी होती है। अब आपको मैं इनकी कुंडली में नक्षत्रों पे ही विश्लेषण करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। इनकी कुंडली में सूर्य इनके दिमाग में या फिर हृदय क्षेत्र को परेशान करने की स्थिति में जा सकते हैं, या कई बार बाहर से व्यक्ति को देखने पे बड़ा वो शांत लगेगा, पर जैसे जैसे आप उसके सन्निकट जाएंगे उसकी स्थिति कमजोर होती जाएगी, या वो अंदर से उतना ही उसके अंदर कुतूहल भरा पड़ा है। इनकी कुंडली में सूर्य 21 डिग्री के बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं। इसके कारण जन्म कुंडली में व्यक्ति को कई बार ऐसी स्थिति आएगी जैसे सूर्य और शनि की दशा में कि ये अपने सामाजिक छवि को लेकर के बेचैन दिखेगा, या कई बार घर में कलह का वातावरण और अनिद्रा की समस्या बनेगी। उस सूर्य के ऊपर केतु की दृष्टि है और केतु जो बैठे हैं वो सूर्य के ही नक्षत्र में बैठेंगे, उत्तराषाढ़ा में। इस वजह से यहां व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता और साथ ही साथ अचानक से धन प्राप्ति के कई प्रकार के योग बनेंगे, और ये योग सूर्य के साथ शनि और केतु की दशा में देखने को मिल सकता है। इसके साथ गुरु भी उसमें सहायक होंगे, हालांकि वो थोड़े कम से होंगे। चंद्रमा की जो स्थिति बनी है वो विशाखा नक्षत्र के 2 डिग्री पे बैठे हैं और गुरु उस नक्षत्र के अधिपति होकर के देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि केतु जिस नक्षत्र में बैठे थे उसका अधिपति सूर्य उन्हें देख रहा था, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे उसका अधिपति गुरु उन्हें देख रहा है। ये अपने आप में ही एक मजबूत कुंडली का निर्माण कर रहे हैं। पर इतनी सारी चीजें होने के बाद मैं जिसे कमजोरी समझता हूं वो इस कुंडली के केंद्र के खाली होने को समझता हूं। जब जन्म कुंडली के केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो तो कुंडली के थ्रस्ट पावर में कमजोरी आ जाती है। जैसे आप उसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट अगर हमारे धरती से भेजा जाता है, धरती माता को छोड़ करके जब वो आकाश में जाता है नभोमंडल में, तो उसको एक विशेष प्रकार का ईंधन उसमें डाला जाता है, और जब वो ईंधन उसके पास नहीं रहेगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। इसके ही कारण अगर इस कुंडली को उड़ान देनी है तो लग्नेश को बल देना होगा, साथ ही साथ आपकी कुंडली में बजरंग बली की पूजा करनी होगी। इसके साथ साथ आपको देवी मैया का मंदिर दर्शन करना चाहिए। इतनी सारी चीजें, सूर्य को अर्घ, क्योंकि पराक्रम में भाव में शुक्र जो है वो नीचा विलासी हो रहे हैं, इस कारण से कई बार दाम्पत्य में कमजोरी तो नहीं रहेगी क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में है, पर फिर भी विवाह विलंब से होने का खतरा अवश्य हो सकता है। और दूसरा उसका कारण ये भी है कि द्वितीय भाव में 4 ग्रह बैठे हैं पापक होकर के। इस वजह से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे जो इनिशियल थॉट बनते हैं वो कई बार बड़े ही कमजोर, कुंठित करने वाले या तो बेपरवाह बनते हैं, बेमतलब के बनते। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार जो बन रहे हैं वो किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, ये आपकी कुंडली का दूसरा भाव बताता है, और दरअसल वो आपको व्यवहारिक भी बनाता है और आपको अनुभवी भी बनाता है। ये चंद्रमा आपकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठे हैं, कम से कम ये आपको साहसी बनाएंगे। और चंद्रमा से 9 घर आगे सूर्य, 9 घर आगे बुध, 9 घर आगे मंगल और 9 घर आगे राहु बैठे हैं, और ये सारे के सारे ग्रह चंद्रमा से त्रिकोण में होंगे। इस वजह से चंद्रमा को साहसी बनाएंगे। और चूंकि चंद्रमा के ऊपर मंगल के प्रभाव की स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल से ये परिवर्तन में है, गुरु की स्थिति बनेगी जो दशमेश और सप्तमेश होते हैं, सप्तम भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति गाहे बगाहे अपना कारोबार भी करना चाहे तो उसको लाभ मिल सकता है। इस कुंडली में बल चंद्रमा के पास है, इस कुंडली में बल सूर्य के पास है। अब इस कुंडली में मंगल की बात करेंगे तो मंगल 10 डिग्री के अवस्थागत बहुत अच्छे पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। उस नक्षत्र का अधिपति शनि उन्हें देख रहा है। कितनी अद्भुत बात है। केतु को सूर्य ने देखा क्योंकि वो उसके नक्षत्र में बैठे थे, चंद्रमा को गुरु ने देखा क्योंकि चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में बैठे थे, और मंगल जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं और वो शनि उन्हें देख रहे हैं। इस वजह से नक्षत्र का प्रभाव बलवान होता जा रहा है और व्यक्ति को ऊंची मानसिकता के साथ संपूर्ण ऊर्जा का प्रश्रय रख करके उसका सबका आश्रय अपने पास रखता है, सबको देने वाला, रिस्पॉन्सिबल और बड़े ऊंचे जो है वो मानसिकता का होने के साथ साथ
विलक्षण बुद्धि का बनाएंगे ये मंगल, लेकिन कठोर बुद्धि का, बहुत सारी चीजें प्राप्त करने की स्थिति, बहुत सारे मनोभाव बनने वाले विचार दिमाग में बनते हैं और ये इस तरीके की चीजें होती रहेंगी जीवन में। तो मंगल भी इनकी कुंडली में लाभ और अष्टम का अधिपति होकर के धन भाव में बैठा है। इस वजह से ऋण तो लेन देन मत करिएगा, लेकिन आप साहसी निश्चित रूप से हैं और बुद्धिमान भी हैं और विचारों में ऊर्जा भी है, साहस भी है, बल भी है, पराक्रम भी है, लेकिन यश थोड़े मेहनत करने के बाद है। यह मंगल की स्थिति भी जन्म कुंडली में अच्छी जा रही है। नवांश कुंडली में भी मंगल तुला राशि को देख रहे हैं या तुला राशि में बैठे हैं और लग्न कुंडली में भी मंगल की दृष्टि तुला पे है। इस वजह से व्यक्ति चाहे तो देर से ही सही व्यापार भी कर सकता है। हालांकि उसकी स्थिति प्रथमतया नहीं है, प्राथमिक रूप से ये कुंडली नौकरी के लिए सबसे पहले तैयार हो, और खास करके धन भाव से संबंधित यानी कि बैंकिंग सेक्टर से संबंधित नौकरी इस कुंडली के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिनांस से जोड़ करके देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, शेयर बाजार से जोड़ करके देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ब्याज पे पैसे कमाने का योग इस कुंडली में बहुत अच्छा है। ये मंगल थे। अब उसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध भी पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं और शनि से दृष्ट है। इस वजह से बुध को भी बल मिलेगा, पर आंतरिक कलह और गृह कलेश का योग इस कुंडली में बना है। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में है। क्या अद्भुत बात है, गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में। यह अपने आप में व्यक्ति को भाग्यशाली, यशस्वी, ज्ञानी, गुणी, धार्मिक और प्रलब्ध मानसिकता का प्रबुद्ध बनाता है और व्यक्ति दूसरों के द्वारा क्या बोलते हैं कि उसको पुरस्कृत होता है, समाज से बहुत सारी चीजें उसको अक्वायर होती हैं, वो अपने बल पे बहुत सारी चीजें प्राप्त करता है। ये सारी चीजें गुरु और चंद्रमा के नक्षत्र के परिवर्तन के कारण मिलेंगी। गुरु के बाद शुक्र मघा नक्षत्र में बैठे हैं और केतु जन्म कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में। शुक्र वैसे इस कुंडली के लिए थोड़े कमजोर बन रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन में, पढ़ाई में व्यक्ति का बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा, क्योंकि पंचमेश नीचाभिलाषी और पंचम के कारक 12 में, अष्टमेश के संग। इस कारण से संतान से मतभेद, कई बार मेहनत करने के बाद परिणाम कमजोर या देर से मिले। यह आपकी लग्न कुंडली है। गुरु की जो दृष्टि यहां पे पड़ रही है वो आपको पेट का रोग और हृदय क्षेत्र को परेशान कर सकती है। गुरु की दृष्टि यहां पे है, इस वजह से चल अचल संपत्ति का सुख व्यक्ति को मिलता रहेगा। माता से व्यक्ति को बैर न हो, घर परिवार में कलह का वातावरण ना बने। अपने घर में आपके प्राण अटके तो हैं, पर व्यक्ति अपने घर पे जब भी जाता है तो उसको दिक्कत होती है। इस वजह से अगर हो सके तो अपने घर से दूर रहिए। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा है और गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा नहीं है। पर एक बात है कि कम से कम गुरु ने केतु को और केतु ने गुरु को देखा है। इस वजह से व्यक्ति में अनुभव का बड़ा अच्छा सार और कोश छिपा हुआ है। वो बहुत सारे क्षेत्रों का जानकार, और जब उसको कुछ भी नहीं आता है फिर भी वो कम से कम अपना रिएक्शन ऐसा नहीं दे सकता है कि उसे नहीं आता है। वो ऐसे स्थिति से अपने आप को गुजारता है जैसे वो बहुत सारे गुणों का खान है, और ये आसानी से किसी पे भी अपना प्रभाव जमा लेता है और इतना भ्रामक होता है कि सामने वाले को राहु की तरह भ्रमित कर देता है। अब आपको मैं इनकी कुंडली में लाभेश का धन भाव में जाना अच्छा होता है। 12वें भाव के अधिपति का तीसरे में नीचाभिलाषी व्यय गड़बड़ करेगा, पर सरकारी संपत्ति का लाभ देता है। लग्न के अधिपति का धन में जाना महाभाग्यशाली महाधनी योग होता है। धन के अधिपति का ऋण में जाना ऋण योग, पर विपरीत राजयोग। इस वजह से बहुत सारी चीजें घुमा फिरा करके मिल जाती हैं और व्यक्ति अगर किसी को दे देगा तो निकालने में उसको दिक्कत होगी, और कई बार तो उसको अपने जन्म स्थान से दूर जाने का योग ज्यादा बना है। इन्होंने बात पूछी कि बैंकिंग, तो बैंकिंग है आपकी कुंडली में, पर बुध शत्रु के घर में है। इस वजह से क्षेत्र यही बना करके रखिएगा, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक होगी क्योंकि केंद्र खाली है बाबू। और दूसरा, जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति तीसरे भाव में बैठे हैं। विदेश जाने में दिक्कत तो होगी, पर इस भाव पे केतु और गुरु शनि का प्रभाव है भाग्य भाव के अधिपति होकर के, तो थोड़ी बहुत मेहनत के बाद अगर आप चाहें तो निस्संदेह आपकी कुंडली में विदेश जाने के भी योग बनेंगे। हालांकि चतुर्थ भाव पे गुरु की दृष्टि आपको आपके देश से सदैव ही जोड़ करके रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर बात बता दूं तो पराक्रम भाव के अधिपति का धन में जाना, मेहनत करके, और जितना मेहनत करेंगे उतना ही धन आएगा। आजकल के बच्चों को ना एक बड़ी अजीब सी बीमारी लगी है, करोड़पति बनूंगा कि नहीं, अरबपति बनूंगा कि नहीं। अरे भाई, अच्छे बुद्धि के मालिक बनोगे ये पूछा, मुझसे धर्म होगा कि नहीं, मैं समाज को कितना दे पाऊंगा ये नहीं पूछा, मैं अपने प्रभावों से कितना लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर पाऊंगा ये नहीं पूछा, मैं विख्यात होऊंगा तो कुख्यात तो नहीं हो जाऊंगा, किसी गलत तरीके से तो भ्रामक स्थितियों में जाकर के समाज से परिष्कृत जो है वो तिरस्कृत तो नहीं कर दिया जाऊंगा। प्रश्न ये उठता है कि आपकी कुंडली में
जब आप ये पूछ रहे हैं कि मेरी कुंडली में धन योग कितने बने हैं, तो आपको ये भी पूछना चाहिए कि आपकी कुंडली में मनोयोगी होने का कितना योग है, आप मन से कितने योगी हैं, आपके अंदर त्याग की भावना कितनी है, आपके अंदर दया कितना है, क्षमा कितना है, द्वेष कितना है, ईर्ष्या कितनी है, छल कितना है, कपट कितना है, मोह कितना है, मात्सर्य कितना है, प्रमाद कितना है, ये सब कितना है। तो कहने का अर्थ है कि जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि है, लग्नेश राहु मंगल शनि से दृष्ट हैं, पापक ग्रहों का प्रभाव है, लग्न पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इस वजह से सकारात्मक भावों का संचार कम है और दुर्गुणों से भरे होने का संकेत मिलता है। जहां व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए और अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर हो सकता है। इस वजह से हमें उस बात पे नियंत्रण करके रखने की आवश्यकता है। समाज में क्या गलत हुआ, समाज ने आपको क्या दिया, आपने समाज को क्या दिया, इन सब चीजों से निश्चित रूप से हमें अपने विचारों को ओतप्रोत करने की आवश्यकता है और उस पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। तृतीय भाव की स्थिति, चतुर्थ भाव के अधिपति का तृतीय में जाना, धन भाव में जाना ठीक होगा, खराब नहीं है, माता से सुख मिलता है। पंचम में इसका तृतीय में जाना संतान से कष्ट, विवाह विलंब से। छठवें भाव के अधिपति का धन में जाना ऋण योग। सातवें भाव के अधिपति का 12वें जाना पत्नी सरकारी नौकरी वाली। अष्टम भाव के अधिपति का 12वें जाना कई बार समाज के छोटे वर्ग के कारण विपरीत स्थितियों का लाभ नहीं मिलता है और कई बार आपको समाज से दूषित करार दे दिया जाता है। इस वजह से समाज को लेकर के बहुत ही सजग रहें और कोई आप पे लांछन न लगे, किसी के प्रति आपके भाव खराब ना हो। छोटी महिलाओं, छोटे बच्चे, छोटे जो विपरीत वाले होते हैं, उनके प्रति आपके मन में कोई बुरा भाव, बैर भाव ना पैदा हो, किसी के प्रति कामोत्तेजक भावनाएं न पैदा हो, इसका ध्यान रखना होगा। नवम भाव ठीक है, दशम भाव उतना बढ़िया नहीं है, विदेश के योग बने हैं। 12वां भाव जन्म कुंडली में बताया। दशमांश कुंडली में शुक्र और सूर्य का यहाँ बैठना, चंद्रमा का स्वग्रही गुरु और बुध का बैठना, मंगल का यहाँ, ये जो स्थिति बनी है वो व्यक्ति को बहुत अच्छी बना रही है। जैसे यहाँ पे गुरु शनि और राहु का बैठना व्यक्ति को तिक्रमी बनाएगा और सूर्य और शुक्र का यहाँ बैठना व्यक्ति को विलक्षण मानसिकता के साथ श्रेष्ठ वर की प्राप्ति और समुचित कार्य साधन करने वाला बनाएगा। वो जो उसको लक्ष्य दे दिया जाए व्यक्ति आसानी से उसको पूरी कर लेता है। इस कुंडली में अंक सदैव से 4 बहुत अच्छा रहे। नक्षत्र रोहिणी, उत्तराषाढ़, विशाखा, पुष्य, पुनर्वसु और साथ ही साथ भरणी, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए बुधवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। दिशा इस कुंडली के लिए उत्तर बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ राशियों में तुला और कुंभ बहुत अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बजरंगबली की पूजा, देवी मैया का दर्शन, शिव जी के मंदिर का धोना, क्योंकि चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में इस कुंडली के मार्केश के साथ या पापी भाव के अधिपति के साथ, मार्केश तो नहीं, पापी भाव के अधिपति के साथ परेशान हो रहे हैं। सप्तमेश का 12वें जाना पेट से संबंधित समस्या, गैस्ट्रिक पेशेंट बनाते हैं। दाम्पत्य आपकी कुंडली में ठीक है, पर हमें सावधान भी होना होगा। हालांकि लग्न में गुरु और चंद्रमा का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव कोई खराब नहीं है। इस वजह से आपका दाम्पत्य बहुत ही सुहृद और अच्छे नेचर के साथ आगे बढ़ेगा। विवाह करना हो तो आपकी कुंडली में पश्चिम दिशा, सिंह राशि और वृश्चिक राशि के साथ साथ कर्क राशि और कर्क लग्न के जातिकाओं से विवाह कर सकते हैं। होरा कुंडली की बात करूंगा तो आपकी कुंडली में सूर्य की दशा अंतर में भी बहुत अच्छी जाएगी। शुक्र की दशा कमजोर जा सकती है, मंगल और गुरु की दशा कमजोर जा सकती है। इसके अतिरिक्त शनि, चंद्रमा, केतु, राहु और बुध की दशाएं बहुत ही ज्यादा अच्छी और श्रेष्ठ जाएंगी। मतलब उनमें लाभ होगा, आगे बढ़ेंगे, शुद्धता आएगी, मन शांत रहेगा, अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, धनागमन के सोर्स बनते हैं, लोगों से संबंध अच्छा बनता है, नौकर चाकर का सुख मिलता है, कारोबार अच्छा चलता है, ये सब चीजें होती हैं। इस कुंडली में भाग्य का सुख बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से ये कुंडली भाग्यशाली भी है। विदेश गमन का योग इस कुंडली में बहुत अच्छा है। विदेश से व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है, शेयर बाजार से धन कमा सकता है, कई जगह से धन कमाने का योग है। बैंकिंग के योग इस कुंडली में ज्यादा है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में पिता और माता में से पिता का सुख भी बहुत अच्छा है और माता का सुख भी बहुत अच्छा है। विशेषतया इस कुंडली में पिता से संबंध अच्छे देखे जा रहे हैं। वाहन वगैरह का सुख इस कुंडली में व्यक्तित्व में ही है, तो लग्जरियस गाड़ियों का शौक और उनकी पूर्ति इस कुंडली में दोनों ही है। व्यक्ति किसी भी शौक को पूरा करने के लिए किसी भी गलत इस्तेमाल में ना जाए और गलत चीजों के संपर्क में ना जाए। संतति का सुख इस कुंडली में निश्चित रूप से होगा और संतति बुद्धिमान भी है। इस कुंडली में
पंचम भाव बलवान नहीं है, एकादशवां भाव बलवान नहीं है, हालांकि उस भाव के अधिपति होकर के शनि उसको देख रहे हैं, गुरु के संग बैठे हैं, तो धार्मिकता, बौद्धिकता, विलक्षणता और सांसारिकता व्यक्ति में रहेगी। बुरे लोगों के संपर्क में आने से बचना है, अपने आप को आलसी नहीं बनाना है, बेवजह के दिमाग में फिजूल की बातें नहीं लानी है, गलत संपर्क में जाने से बचना है, धन का सही खर्च और समाज को समझने की कोशिश इस कुंडली को बलवान बना सकती है। ये कुंडली अगर कभी भी कुछ काम करना हो तो शनि, गुरु, शुक्र और बुध की दशाओं में कोई भी काम किया जा सकता है। बचना चाहिए मंगल और गुरु के अंतिम वाली दशाओं में। गुरु में राहु कष्टप्रद हो सकते हैं, राहु में बुध, राहु में मंगल, राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा, गुरु में चंद्रमा, गुरु में शनि, शनि में चंद्रमा, ये सब कुछ जो दशाएं होंगी वो परेशान करने वाली हो सकती हैं। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात जन्म कुंडली में गुरु का चंद्रमा को देखना, नक्षत्रों के अधिपतियों का नक्षत्र को देखना और जन्म कुंडली में नवांश के केंद्र में ही गुरु, चंद्रमा, मंगल और सूर्य का होना। पत्नी के आने के बाद व्यक्ति के करियर को और भी ऊंचाई मिलेगी और पत्नी में व्यवहारिकता के साथ साथ दार्शनिकता भी बहुत उच्च कोटि की रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।